नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फरवरी माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है आर्थिकी। आर्थिकी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो टॉपिक उसको देखेंगे, कोयला 2022-2025 विश्लेषण पूर्वानुमान रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने जारी किया है। कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025। कोई ये सब बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं, इसको छोड़ देंगे। सिर्फ इसमें एक फैक्ट देख लेंगे कि भारत और चीन कोयले के सबसे बड़े आयातक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक हैं। भारत में कोयले का घरेलू उत्पादन 2025 तक 1 अरब टन से अधिक होने की उम्मीद है। मान लो स्टेटमेंट आ जाए तो वहाँ पे इसको ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोयला उत्पादन में चीन का पहला स्थान है पूरे विश्व में और भारत का दूसरा स्थान है। आगे हम लोग बात करेंगे जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2022 के बारे में देखेंगे। तो यह विधेयक भी किसी काम के नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें जो महत्वपूर्ण हो सकता वह है 97वां संविधान संशोधन। इसको देख लेते हैं, यह क्या है। तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन उसी के सिलसिले में यह पेश किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत द्वारा 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त हुआ। विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बार बार आता रहता है, इसको देख लेंगे अच्छे से। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को वर्ष 2022 में प्रेषण जो रेमिटेंस होता है वह 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ 100 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जो भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहाँ से धन भारत भेजते हैं उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो भारत में 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है और भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता लगातार बना हुआ है। इसके बाद मेक्सिको का दूसरा स्थान है और चीन का तीसरा स्थान। रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रेषण का 23% हिस्से के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 2020-21 में शीर्ष स्रोत देश के रूप में संयुक्त अरब अमीरात को पीछे कर दिया। तो सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं। प्रेषण का जो अर्थ होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रेषण का अर्थ होता है धन का हस्तांतरण, चाहे देश से बाहर जाए चाहे देश से अंदर आए। उसके बाद एक और फैक्ट देखते हैं, भारत के लगभग 20% प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। यह सब भी एक फैक्ट है, याद रखेंगे। 10,09,511 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है। कहने का मतलब क्या होता है, जो बट्टा खाता होता है ऐसा खाता होता है जिसमें लगता है कि अब किसी भी को ऋण दिया गया था 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, लेकिन वह जब लौटाने की स्थिति में नहीं है तो उसके ऋण को क्या करती है सरकार? बट्टे खाते में डाल देती है। इसी के तो लोग कहते रहते हैं कि उद्योगपतियों का ऋण माफ़ कर दिया। तो ये माफ़ करने का यही तरीका है कि उनके ऋण को क्या करते हैं? बट्टे खाते में डाल देते हैं। बट्टा खाता का यही मतलब होता है कि एक ऋण को एक बैंक द्वारा बट्टे खाते में उस समय डाल दिया जाता है जब उसे लगता है कि ऋण की वसूली की अब कोई संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं, मुद्रा विनिमय सुविधा समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, मालदीव का जो केंद्रीय बैंक के साथ अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव केंद्रीय बैंक के साथ किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। मान लीजिए प्रश्न बन ही जाए कि किसके साथ हाल ही में किया है, तो मालदीव के साथ किया है। थोड़ा सा ध्यान इसको रख लेंगे, सिंगल लाइन आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक हुई। यह बैठक ऐसे लगातार चलती रहती है। जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। यह फैक्ट पूछा गया है, पूछा जा सकता है फिर से। जीएसटी परिषद ने
एथिल एल्कोहल, यूपीएससी में इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। एथिल एल्कोहल पर कर की दर 18% से घटाकर क्या कर दिया, 5% करने का निर्णय लिया। तो दालों के छिलकों पर कर की दर होती है, छिलका रहित दाल, उस पर 5% से घटाकर 0 कर दिया। उसके बाद जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई है और जीएसटी कानूनों के तहत नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर की राशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 2 गुना यानी 2 करोड़ कर दिया गया। तो यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है, याद रखेंगे कि जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हुई है और जीएसटी कानूनों के तहत नकली चालान जो आप लोग बनवा लेते हैं, नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन तब शुरू करेगा जब कर राशि की सीमा 1 करोड़ रुपए पहले थी, अब 2 करोड़ कर दी गई है, याद रखेंगे। जीएसटी परिषद के बारे में, जीएसटी के बारे में देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत साझा बाजार बनाता है। जीएसटी के तहत देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रकार की दरों 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का कर लगाया जाता है। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इतना फैक्ट आपको याद करना है, यहाँ तक जो भी फैक्ट हमने बताया आपको याद करना। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में 5 नंबर का देखिए अभी प्रश्न आया हुआ था, यही सीधे सीधा आया था, जीएसटी इतना ही लिखने का आया था। उसके बाद हम बात करेंगे दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियां जो हैं उसमें 2 भारतीय कंपनी भी शामिल हुई। कितनी? 2। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन है वह देख लेते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको बोलते हैं HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL को इस सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दूं HAL की कई सारी शाखाएं हैं और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, अगर HAL की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 3 ऐसे ज़िले हैं जहां HAL काम कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कानपुर में KNP, आपको बता दें लखनऊ में भी HAL लगा हुआ है LKO और अमेठी में भी HAL काम कर रहा है। 3 यूनिट HAL की लगी हुई हैं। कहाँ पे? सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में इसकी 7-8 यूनिट हैं कुल मिला के, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 यूनिट हैं। और अब क्योंकि मुख्य परीक्षा में अब उत्तर प्रदेश स्पेशल शामिल हो गया है तो हर एक चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो HAL कहाँ कहाँ लगा हुआ उत्तर प्रदेश में? कानपुर, लखनऊ और अमेठी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL को इस सूची में शामिल किया गया है। HAL की बात करें जिसको 42वां स्थान दिया गया है, और वहीं BEL की बात करें BEL को कौन सा स्थान दिया गया, इसमें तो कुछ बता नहीं रहे हैं। और दुनिया की अगर हम देखें 100 रक्षा कंपनियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 40 कंपनियां हैं, जिसमें अगर हम बात करें पहला स्थान किसको मिला होगा, तो जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, पहला स्थान उसी का रहता है। इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन पहला स्थान लॉकहीड मार्टिन का ही रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, हथियार बनाती है। तो इस तरह से देख लेंगे HAL का 42वां स्थान। ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि दुनिया की जो शीर्ष 100 रक्षा कंपनी है उसमें पहला स्थान किसका है, तो लॉकहीड मार्टिन का ही पहला स्थान होगा। इसको एक बार आप लोग गूगल सर्च करके देख भी लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लॉकहीड मार्टिन का ही पहला स्थान होगा। और 2 कंपनियां भारत की शामिल की हैं, कौन कौन? HAL और BEL। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के बारे में। आप लोग बहुत बार इसका नाम सुनते हैं। स्थापना इसकी 1966 में हुई है, स्टॉकहोम में हुई है। भारत सऊदी अरब के बाद, एक फैक्ट यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और अमेरिका तथा चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। कहने का मतलब रक्षा पर सबसे अधिक खर्च कौन करता है? अमेरिका, देन चीन
और तीसरा कौन करता है? भारत करता है। लेकिन अगर हथियार सबसे ज़्यादा मंगाता कौन है तो वह है सऊदी अरब, और भारत का दूसरा स्थान है हथियारों का आयात करने में। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कटवा दी गई हैं, और यही पढ़ने का आपको मुख्य फ़ायदा यहाँ पे है कि बकवास चीज़ें आपको बुक में जैसे कि सब पढ़ना पड़ जाता है, नहीं पढ़ना यहाँ पे पड़ता है। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव हुआ है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में हुआ है, और इसका जो थीम रहा है कि बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, इसको देख लेंगे, पीडीएफ में भी इम्पोर्टेंट लगा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव है। याद रखेंगे, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है भारत की पहल पर वर्ष 2023 को। उसके बाद हम बात करेंगे FAO के अनुसार, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यह रोम में स्थित है। FAO के बारे में जानते रहेंगे, इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। भारत दुनिया में वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ बाजरा में का सबसे अधिक उत्पादन भारत ही करता है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद भारत के शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। पहला स्थान किसका रहा? राजस्थान का। और भारत के प्रमुख बाजरा निर्यातक देश कौन कौन है? तो भारत सबसे अधिक बाजरा UAE को निर्यात करता है, फिर नेपाल को, फिर सऊदी अरब को और लीबिया, देन ओमान को। इसके बाद हम बात करेंगे ADB द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया। तो ऐसा बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम बात करेंगे ADB के ही बारे में, देख लेते हैं। अगर हम ADB की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हम लोग मानेंगे। जब फैक्ट रहेगा तो 1966 में स्थापना हुई। 68 मेंबर हैं इसके वर्तमान में। 49 सदस्य इसके एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर के हैं। वर्तमान में ADB के अध्यक्ष की बात करें तो मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, मनीला, वहीं पे इसका मुख्यालय है किसका? ADB का। याद रखेंगे, स्थापना वर्ष 1966 ही दिखाएंगे, जो भी यहाँ 1963 है, लेकिन आप विकिपीडिया में जाएंगे तो 1966 रहता है, तो 1966 ही दिखाएंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा, भारतीय रिजर्व बैंक की सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई थी। हाल ही में भी देखिए मालदीव की बैंक के साथ ऐसा मुद्रा विनिमय समझौता किया गया। इस सुविधा का जो उद्देश्य रहा है कि सार्क देशों को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक धन व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जब तक वह देश अपने लिए लंबी अवधि की व्यवस्था नहीं कर लेता। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI की सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का कोष $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में स्वैप सुविधा अमेरिकी डॉलर, यूरो और भारतीय रुपये में उपलब्ध है। तो यह भी याद रखेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ मुद्रा विनिमय सुविधा क्या है? तो यह कब से शुरू हुई है? यह हुई है 15 नवंबर 2012 से, इसको याद रखेंगे। सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुई। वर्तमान में इसमें 8 मेंबर हैं, यहाँ पे 7 दिखा रहा है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव के साथ साथ अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है। याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे भारत की जैव अर्थव्यवस्था। ऐसा बकवास ऐसे इसको काट देंगे, इन सबको कुछ नहीं पढ़ेंगे, वही जहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखा जाता है। G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, 3 दिवसीय पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक और पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है? बंगलुरु में। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो भी सकता है। देश भर में वित्त पर ऐसी 40 बैठकें आयोजित होंगी, तो 40 शहरों में ऐसी आयोजित होंगी, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पहली है कहाँ हुई? बंगलुरु में। याद रख लेंगे इसको। उसके बाद अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। भारत का पहला जमानत बांड लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया।
यह भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद है और इससे बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है। तो भारत का पहला जमानत बांड किसने लॉन्च किया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के, किसका है यह? बजाज एलियांज, बजाज का है, जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिस्क कम होगा और देश की तरक्की को मजबूती मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पहली बार बैंक गारंटी का विकल्प मिला हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, बैंक का बहरीन और कुवैत बीएसई पर जुर्माना लगा दिया है आरबीआई ने। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन रेगुलेशन जो एक्ट है 1949, याद रखेंगे इसको, फैक्ट में आता रहता है, अगर आरबीआई से पूछा जाता है नीचे ये भी लिख देता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया? 1949, इसी के तहत रेगुलेट होती हैं बैंकें। बात करेंगे भारत हाइड्रोजन एलियांस में 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। भारत हाइड्रोजन अलायंस में 6 नए मेंबर शामिल हुए हैं। इन सदस्यों के शामिल होने के बाद इस अलायंस के कुल जो मेंबर हो गए हैं 15 हो गई है। और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इंडिया हाइड्रोजन एलायंस के उद्देश्य क्या है, तो यह सब मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत हाइड्रोजन एलायंस निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति और रोडमैप 2021 से 30 विकसित करना, पीपीपी मॉडल में नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स और मिशन बनाना, नेशनल लार्ज हाइड्रोजन डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज प्रोजेक्ट की पहचान करना, नेशनल इंडिया हाइड्रोजन फंड का निर्माण करना, एक अच्छी हाइड्रोजन से जुड़ी क्षमता का निर्माण करना, यह सब उद्देश्य है। और यह सब अगर पूछा जाएगा तो मुख्य परीक्षा में ही पूछा जाएगा इसका उद्देश्य वगैरह, प्रीलिम्स में तो पूछा नहीं जाएगा, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत हाइड्रोजन एलायंस में कितने मेंबर वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में 15 मेंबर हो गए हैं भारत हाइड्रोजन एलायंस में, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, समझ लीजिए, जो चल रहा है यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 के लिए और 69 जीपीएससी के लिए। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में, आप देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।